नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, किसान आंदोलन भी जोर पकड़ रहा है। अब तक 11 किसानों की मौत हो चुकी है। मक्खन लाल नाम के एक किसान की सिंघू बॉर्डर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सबसे पहले उन्हें हमारी श्रद्धांजलि। खबरों में आगे आपको ये बताते हैं कि किस तरह से बिल्कुल डेड एंड पर पहुंच चुका है जो किसान आंदोलन और सरकार के बीच, यानी किसान नेताओं सरकार के बीच जो बातचीत थी। किसान नेताओं ने यह भी ऐलान किया कि तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनियन हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं वो एक दिन की हंगर स्ट्राइक करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन इसको इस वक्त ये समझने की जरूरत है कि किस तरह से हर मुमकिन ये कोशिश हो रही है कि किसी तरह से इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है इन आंदोलन की, उसे खत्म किया जाए। चाहे वो उनके ऊपर आरोप लगाया जाए, किसानों के ऊपर, उनके उद्देश्यों के ऊपर, उनके अंदर फूट डाली जाए, उनको तोड़ा जाए, उनके ऊपर आरोप लगाए जाएं। तो इसको सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से अलग अलग ढंग से कानून वापस लेने की नहीं, बल्कि किसानों की इस आंदोलन की विश्वसनीयता को खत्म करने की कोशिश कर रही है सरकार। सबसे पहले उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो खालिस्तानी हैं, फिर पाकिस्तानी लिंक का आरोप लगाया गया और अब ये कहा जा रहा है कि ये लेफ्टिस्ट जो हैं उन्होंने हाईजैक कर लिया है। ये भी कहा जा रहा है कि ये वही लोग हैं जो सीएए जो प्रोटेस्ट थे, यानी एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स थे, वही लोग हैं, उन्हीं का दिल दिमाग है यहां पर जो काम कर रहा है। सिर्फ मुखौटा है वो किसानों का है। इन तमाम मुद्दों पर हम अपूर्वानंद जी से भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मिनटों में आपको ये बताना जरूरी है कि आखिर आज किसान आंदोलन किस मकाम पर, किस स्थिति में खड़ा हुआ है। आप इस बात पर ध्यान रखिए कि हमारे किसान, हमारे बुजुर्ग किसान, महिलाएं, वो परिवार, बच्चे, ये तमाम लोग ठंड के मौसम में जहां कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है, कौन सी ऐसी एग्जिस्टेंशियल चीज होगी जिसकी वजह से वो आकर यहां मैदानों में पड़े हुए हैं, अपने घर बार, अपनी अच्छी जिंदगी छोड़कर यहां पर सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। डेमोक्रेटिक जो उनका पूरा ये मूवमेंट है, उसको इस तरह से देखने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से सरकार इस कानून को वापस नहीं ले रही है, जो बिल्कुल अलोकतांत्रिक तरीके से इस कानून को पास किया गया, बल्कि सीधे तौर पर इसकी विश्वसनीयता पर उंगली उठा रही है। अब आप ये देखिए कि जो सरकार के कम से कम 3 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये या तो लेफ्टिस्टों की दिमाग की उपज है, या ये कहा कि ये एंटी सीए प्रोटेस्टर्स की उपज है, या फिर ये कहा गया कि ये मुखौटा जो है वो किसान हैं और इसके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। अब सरकार को टुकड़े टुकड़े गैंग भी याद आ रहा है। और जो सीए प्रोटेस्टर्स की बात है, इत्तेफाक से देखिए हम उस वक्त में इस बात को दोहरा रहे हैं जब 1 साल हो चुका है अब उस आंदोलन को, जो कि जामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जो अटैक हुआ पुलिस के जरिए छात्रों पर जो हमला किया गया, उसके बाद से अब 1 साल बाद हम इस बात को याद कर रहे हैं। तो कम से कम 3 मंत्री सरकार के जो इस तरह के बयान दे चुके हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा कि वही लोग हैं जो फार्म बिल को अपोज कर रहे हैं, ये जो लेफ्टिस्ट कैरेक्टर के लोग हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 का विरोध किया, जिन्होंने सीएए का विरोध किया, जिन्होंने राम टेम्पल का विरोध किया। इसके बाद रविशंकर प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है ये, और उन्होंने सख्त कार्रवाई की धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसान आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये भी बात साफ है कि इसमें कोई समझौता हम नहीं करेंगे। अगर किसानों के आंदोलन की आड़ में भारत को तोड़ने वाले लोग, टुकड़े टुकड़े लोग पीछे होकर आंदोलन के कंधे से गोली चलाएंगे तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी हम बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं। इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या मतलब है? तो जो अलग अलग बयान आ रहे हैं आप उसे देखिए। सरकार के मंत्री टीवी पर भी आकर इंटरव्यू दे रहे हैं, यानी एक तरह से एक डिफेंसिव मोड में भी है सरकार। वो अपना बचाव भी करना चाहती है, वो ये भी दिखना चाहती है कि वो किसानों से बातचीत कर रही है, लेकिन पंजाब के किसानों के अलावा बात हो रही है उत्तराखंड के किसानों से, बात हो रही है हरियाणा के किसानों से। लेकिन चूंकि इस पूरे आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं, वो पंजाब के किसान कर रहे हैं। तो कोशिश ये हो रही है कि इसको बता दिया जाए कि ये सिर्फ जो पंजाब के किसान हैं सिर्फ उनका मसला है, वो राजनीतिक रूप से प्रेरित है, लेकिन बाकी किसानों को इससे समस्या नहीं है। और इस बात से भी साबित हो गया जब हरियाणा के किसान जो संगठन है, जो किसानों का समूह था, वो गया, उसने कहा कि हमारे लिए, किसानों के लिए ये कानून पूरी तरीके से ठीक है और अगर इसे वापस लिया गया इन कानूनों को तो हम सड़कों पर उतरेंगे। आप इस पूरे बयान की राजनीति को आप समझने की कोशिश करिए कि कैसे इसको सिर्फ
किसान, पंजाब के किसानों के आंदोलन के तौर पर इसको सीमित करने की कोशिश की जा रही है। और अगर इतना ही काफी नहीं था तो फिर यह भी कहा गया कि एक खासकर जो संगठन था किसानों का, जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहन, जिसकी रिपोर्ट आपने वायर पर भी देखी, उनके जरिए जो भीमा कोरेगांव आंदोलन से जुड़े हुए जो लोग थे, या फिर यहां सीएए प्रोटेस्ट में जो जुड़े हुए लोग थे, जिनको दिल्ली दंगों में शामिल होने के नाम पर उनको जेल में भेजा गया, उनकी रिहाई को लेकर जब आवाज उठाई गई तो उनपे भी ये कहा गया कि ये लोग जो है मुखौटा हैं और इनकी असली साजिश, असली कोशिश ये है। सबसे पहले आइए ये देख लेते हैं कि जो भारतीय किसान यूनियन उग्रहन के जो नेता हैं, उन्होंने जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्यों नहीं इस आंदोलन को सीमित रखा जाए सिर्फ किसानों तक, तो उनका क्या जवाब था। सुधा पार्थवास सच बोलते थे। वो गरीबों की जो बस्तियों में जाकर उनकी जो असली हालत है वो बयान करते थे। वो कि एक हवाई जहाज बरत रहा है मनुष्य, और उसके घर में हेलीपैड है, उसके घर में अपना क्या स्विमिंग पूल है, उसके घर में 6 आदमी के लिए 6000 कमरे है, उसके घर में लाख के 1000 मुलाजिम रखे हुए हैं, और एक ऐसे लोग जी रहे हैं, दूसरी लोग ऐसे जी रहे हैं जिनके तन के कपड़े पाने के लिए नहीं है। उनकी जब हकीकत रखते हैं जो लोग, तो मनुष्य अधिकारों की जब हकीकत को लोगों के सामने पेश करते हैं वो लोग, वो इनके चोट बजते हैं सीने पर, उसलिए उनको जेल में डका हुआ है। इसके हक में आवाज़ बुलंद कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सरकार जो करती है कर ले, सरकार ने जो करना कर ले। हमें अब अर्बन नक्सली कह देगा, हमें खालिस्तानी कहेगा, हमें कश्मीर के छोड़े हुए पाकिस्तान के भेजे हुए एजेंट कहेगा, हमें चाइना के भेजे हुए एजेंट कहेगा, कह ले, ठीक है, सच तो कहेंगे। और ये हास्यास्पद भी है जब ये कहा जाता है कि लेफ्टिस्ट हाईजैक हो गया है। हैरानी होती है कि क्या भारत में जो वाम दल है, जो वामपंथी विचारधारा है, क्या वो इलीगल हो चुकी है? क्या वामपंथ से जुड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है? क्या वो चुनाव में भाग नहीं लेती? क्या ये नाजायज है? क्या इलीगल है? अगर ये कहा जाए कि लेफ्टिस्ट अगर इस आंदोलन में भाग ले भी रहे हैं, इसको हाईजैक का नाम क्यों दिया जा रहा है? इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं कि 1 साल बाद अब क्यों सीएए प्रोटेस्टर्स को इस पूरी तस्वीर में लाया जा रहा है। आखिर टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होता है? क्यों इसको दिखाकर आम नागरिक को डराने की कोशिश होती है? अपूर्वानंद जी मेरे साथ मौजूद हैं। अपूर्वानंद जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरी राजनीति को समझना चाहती हूँ कि जब सरकार ये कहती है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है और आपको बख्शा नहीं जाएगा, इसकी क्या राजनीति है? क्यों इसमें सीएए, एंटी सीएए आंदोलन या टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम देकर इसको जब कहती है सरकार, तो क्या मतलब है सरकार का? क्यों कहना चाहते हैं सरकार के मंत्री? एक तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग, इस शब्द पर आपत्ति किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यह 2016 में पहली बार इस्तेमाल किया गया, और 2016 में ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए इस्तेमाल किया गया। कन्हैया, उमर खालिद, अनिर्बान, रामा नागा, इन जैसे छात्रों के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग इस्तेमाल किया गया। यह कहा गया कि ये भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं, और ये विभाजनकारी लोग हैं, दहशतगर्दों से मिले हुए हैं और जेएनयू में पनाह लिए हुए हैं। ये याद रखिए कि उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि इन सारे लोगों के तार सीमा पार में दहशतगर्दों से जुड़े हुए हैं और ये उनसे वित्तीय सहायता भी मिलती है। ये पूरी तरह से झूठ साबित हुआ, लेकिन राजनाथ सिंह ने आज तक इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी है। इसके बाद ये टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया गया। तकलीफ की बात यह है कि इसको हम लोग भी उसी तरह इस्तेमाल करते हैं, और हम इसमें माफ़ी मांगने की मुद्रा में आ जाते हैं कि नहीं टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है वगैरह। ये कहने की ज़रूरत है कि ये सारे लोग इस सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं और इस सरकार को इस देश के लिए नुकसानदेह मानते हैं, और ये मानते हैं कि अगर 1 मिनट भी और यह देश सरकार, जितने मिनट भी यह सरकार इस देश में है, यह देश उतना ज़्यादा गर्त में गिर रहा है। यह कहने का इनको पूरा हक है, जमहूरी हक है। इसलिए टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन को ही रिजेक्ट किए जाने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है, क्योंकि लोग ये अक्सर कहने लगते हैं नहीं टुकड़े टुकड़े गैंग इस पर हावी नहीं है, यह हमारा आंदोलन है वगैरह वगैरह। इसके पहले ये कहना चाहिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग है कौन, हमें ये बतलाइए। एक दूसरे के, आपने ये कहा कि अगर आपका ये सवाल था कि वामपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग इसको हाईजैक करना चाहते हैं,
और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ प्रभन जी, ये सवाल, ये जो आवाजें उठी, ये कब उठी? ये आवाजें तब उठी जबकि किसानों के ही मूवमेंट के दौरान तमाम जो, जिनको हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स या प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस कहेंगे, उनके लिए आवाज उठी कि चाहे वो भीमा कोरेगांव मामले में उनको पकड़ा गया हो और आतंकवाद विरोधी कानूनों में बंद किया गया हो, या फिर सीएए का विरोध कर रहे जो युवा नेता थे, युवा लोग थे, उनको बंद किया गया हो। उनके पोस्टर्स वाली तस्वीरें जब नजर आई, उन तस्वीरों पर सबसे पहले प्रो एस्टेब्लिशमेंट मीडिया ने कहा कि लेफ्टिस्टों ने हाईजैक कर लिया है, उसी नैरेटिव को सरकार ने आगे बढ़ाया। एक तो हमें यह भी कहना चाहिए कि लेफ्टिस्ट कोई नाजायज लोग नहीं है। बिल्कुल, लेफ्टिस्टों का पूरा हक है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का, और लेफ्टिस्ट एक किस्म के नहीं हैं, कई प्रकार के लेफ्टिस्ट हैं। पंजाब का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है वामपंथी आंदोलनों का, और वामपंथी आंदोलनों से जुड़े हुए लोग खालिस्तानी दहशतगर्दों की गोलियों के शिकार हुए हैं। इस बात को हम सारे लोग जानते हैं कि पंजाब में वामपंथियों से ज़्यादा मुकाबला किसी और ने उस आंदोलन का नहीं किया, और किसी ने उससे ज़्यादा शहादत भी नहीं दी। तो वामपंथियों का पूरा हक है हिंदुस्तान की राजनीति में हिस्सा लेने का। तो अगर ये कोई कहता है कि वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया है, तो उनको कहना चाहिए कि हाईजैक शब्द गलत है। वामपंथी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसका उनको पूरा संवैधानिक अधिकार है। एक दूसरे कि पंजाब में पिछले 4 महीने से इस आंदोलन की तैयारी चल रही थी। 35 से ज्यादा संगठन इस आंदोलन में शामिल हैं। उन संगठनों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन वे एक न्यूनतम सहमति पर साथ आए हैं, और वह सहमति है कि ये कृषि संबंधी 3 कानून किसानों के लिए नुकसानदेह हैं, वो उनको तबाह कर देंगे। तो ये जो 35 जत्थेबंदियां हैं, 36 जत्थेबंदियां हैं, इनके अलग अलग ख्याल हैं, लेकिन इस ख्याल पर यह एक मत है। इन सबको हिस्सा लेने का हक है। लोग कह रहे हैं वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया, लोग ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें एक आध दक्षिणपंथी भी हैं। इस बात को कोई नहीं कह रहा है। इसमें तो दक्षिणपंथी भी शामिल हैं, और उनका भी पूरा हक है। अगर वे ये मानते हैं कि इससे उनकी रोजी रोटी, उनकी आजीविका, उनका पूरा पेशा चौपट हो जाएगा, तो उनको आंदोलन करने का हक है। लेकिन अपूर्वानंद जी, एक ये सोच ये भी है कि इसको क्यों ना खालिस किसानों का आंदोलन रहने दिया जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो शुभचिंतक हैं, वेल विशर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जो कुछ सवाल उठे थे पहले सीएए के आंदोलन के दौरान भी, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं, इस आंदोलन की बात करते हैं। उसमें ये हो रहा है कि खालिस तौर पर इसको किसानों का आंदोलन रहने दिया जाए। सिर्फ इसका एक डेफिनेटिव एजेंडा होना चाहिए कि ये हमारी सिर्फ मांग है कि इन कानूनों को आप हटा दीजिए, इनको आप वापस ले लीजिए, हम वापस चले जाएंगे। इसमें अगर आप ले आते हैं उमर खालिद को, शर्जील इमाम को, सुधा भारद्वाज को, वरवरा राव को, इस तरह के और दर्जन भर लोगों को, दर्जन भर मुद्दों को, तो इससे जो मामला है वो आम आदमी की नजर में जो एक सहानुभूति बनी है, जो एक मोबिलाइजेशन हुआ है, सरकार भी कहीं ना कहीं झुकती हुई नजर आई है। कई बार उन्होंने कहा कि आप जो चाहें हम तब्दीली कर देंगे। तो ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि किसानों की बात पे एक बड़े अवाम के एक बड़े हिस्से को आप मोबिलाइज कर सकते हैं, या उनके समर्थन में अपने विचारों को ला सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सबको ले आएंगे तो इससे मामला कंफ्यूज हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि इस आर्ग्यूमेंट में, दलील में कोई दम है? सतही तौर पर यह बात बिल्कुल ठीक जान पड़ती है कि आंदोलन किसानों का है और उनकी मांगे हैं, और उसे बिल्कुल केंद्रित रहना चाहिए, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। विरोधी जिस प्रकार का है, और विरोधी कोई ईमानदार विरोधी नहीं है, वो लगातार झूठ बोलता है, चालाकी करता है, वो आप पर हमले करता है। जैसे यह बात कोई 10 दिसंबर के बाद तो शुरू नहीं हुई ना आरफा। यह तो किसानों का आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ, वैसे ही सरकार की तरफ से कहा जाना शुरू हो गया कि खालिस्तानी है इसमें। तो हम 10 दिसंबर की बात क्यों कर रहे हैं? हम ये क्यों कह रहे हैं कि 10 दिसंबर को चूंकि एक जगह उमर खालिद और बाकी तमाम लोगों के पोस्टर लेके उनकी रिहाई की मांग की गई, इसलिए इसका खतरा पैदा हो गया है कि ध्यान भटक जाएगा। उसके पहले ही सरकार ने हमला करना शुरू कर दिया था कि यह खालिस्तानी है। तो इसके लिए 10 दिसंबर तक आप मत आइए, आप बहुत पीछे चले जाइए और अखबार उठा के देखिए और वीडियोस उठा के देखिए, जिसमें यह कहा गया था कि यह आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, यह खालिस्तानियों का आंदोलन है, उनकी आड़ में किया जा रहा है, ये विपक्षी दलों के द्वारा कराया जा रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे कि विपक्षी दलों को अधिकार ही नहीं है राजनीतिक आंदोलन करने का या किसानों का आंदोलन करने का।
तो एक, जैसा मैंने कहा, सतही तौर पर यह बिल्कुल ठीक लगता है, तार्किक लगता है, लेकिन इसके गंभीर निहितार्थ हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम समाज के किसी भी दूसरे तबके के साथ कभी खड़े ही नहीं हो सकते। मैं किसानों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, किसान अध्यापकों के साथ खड़े नहीं हो सकते, छात्र किसानों के साथ खड़े नहीं हो सकते। यह तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाएगी। इसका मतलब हम एक राष्ट्र नहीं है, हम एक जनता नहीं है, क्योंकि एक जनता तो हम तभी है ना जब मैं आपकी तकलीफ समझ सकूं, मैं समझ सकूं कि आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आपको क्यों दर्द है, आप क्यों सड़क पे निकल आई हैं। अगर मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूं तो मेरा आपका रिश्ता क्या है? फिर हम किस तरह एक राष्ट्र के सदस्य हैं? राष्ट्र की परिभाषा यही की जाती है कि आरफा खानम शेरवानी और अपूर्वानंद एक दूसरे को नहीं जानते हैं, उनका कोई एक दूसरे से रिश्ता नहीं है, ना खून का रिश्ता है, ना किसी और तरह का रिश्ता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति जिम्मेवार महसूस करते हैं। यही चीज है जो हमें राष्ट्र बनाती है, और कोई दूसरी चीज नहीं है जो राष्ट्र बनाती है। तो अगर किसान के प्रति मैं जिम्मेवार महसूस ना करूं, अगर मैं उसकी तरफ हाथ ना बढ़ाऊं, अगर सिंगू बॉर्डर पे जो किसान हैं उनके बगल में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने घरों का दरवाजा ना खोल दें कि आइए यहाँ नहाइए धोइए, अब कल को यह पूछा जाए कि क्यों इन लोगों ने घरों के दरवाजे खोल दिए, है ना? और अपूर्वा जी, इसमें ये भी एक अहम बात ये भी याद दिलाने वाली है कि जब ये सीएए के आंदोलन चल रहा था तब भी वो लोग जिनकी नागरिकता खतरे में नहीं आ रही थी, जिनके धर्म को एक्सक्लूड नहीं किया गया था सीएए कानून में, वो लोग भी बड़ी तादाद में निकले थे, क्योंकि उन्होंने, जैसे आपने कहा कि एक राष्ट्र का मतलब दर्द का रिश्ता भी होता है, उनका दर्द का रिश्ता था कि मेरे पड़ोसी या मेरे दोस्त के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कि जो संविधान की खिलाफ थी वो बात, या हमारे लोकतंत्र के खिलाफ थी। लेकिन इसमें एक दलील ये भी अहम है, और शायद इसलिए भी समझना दर्शकों को आसान होगा, कि ये जिन इंटेलेक्चुअल्स की बात हम कर रहे हैं, जिनको जेलों में बंद किया गया, उनमें कई ऐसे हैं, बेशतर ऐसे लोग हैं जो गरीबों की बात करते रहे हैं, जो मजदूरों की बात करते रहे। मैंने एक किसान नेता को सुना कि ये जो बुद्धिजीवी जेल गए हैं, ये वो बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने हमें बताया कि इन कानूनों में ये खराबी है। इन्होंने बड़े बड़े लेख लिखकर अखबारों में हमें समझाया कि प्राइवेटाइजेशन अगर आप करेंगे बिजली का, पानी का, खेती का, तो क्या क्या होगा। तो ये इनमें से बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो किसानों की बात भी उठाते रहे। तो क्या किसानों का ये फर्ज नहीं बनता कि जब ये लोग जेल में हैं और खासकर जब उनका आंदोलन चल रहा है, तो इन बुद्धिजीवियों के प्रति भी आवाज उठाई जाए और अपने दिल को, दिमाग को खोला जाए? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मैं यही अगली बात यही कहने जा रहा था, और आपने कह दी इसलिए मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूं। आखिर ये सारे लोग कर क्या रहे थे? इनमें कोई किसान नहीं है, इनमें कोई मजदूर नहीं है। ये सारे बुद्धिजीवी इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मजदूरों, किसानों और समाज के अलग अलग तबकों, जिनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उन तबकों के अधिकारों के लिए लगातार लिखने, पढ़ने, उनको शिक्षित करने का काम किया है। चूंकि ये जनता को शिक्षित करने का काम करते हैं, इसलिए खतरनाक हैं, क्योंकि ये जनता से उनकी जुबान में बात करते हैं, उनके हक के लिए बात करते हैं, इसलिए खतरनाक हैं। इसी वजह से ये जेल में हैं। सुधा भारद्वाज जेल में इसलिए हैं कि वे गरीब आदिवासियों, गरीब मजदूरों का मुकदमा लड़ती हैं, वे उनके लिए काम करती हैं। 2 साल से वे जेल में हैं। और उसी तरह बाकी तमाम लोग, तो किसानों का यह कहना बिल्कुल ठीक था कि ये तो हमारे लिए लिखते पढ़ते रहे हैं, हमारे लिए आंदोलन करते रहे हैं, इन्हें जब गलत तरीके से जेल में डाला गया है तो हमारा फर्ज है कि हम अपने आंदोलन के बीच इनकी बात कहें, क्योंकि आखिर इस आंदोलन का एक सीमित उद्देश्य यह है कि यह मेरी आजीविका को लेकर है। लेकिन इसका एक बड़ा मतलब भी है। इसका बड़ा मतलब यह है कि मैं राज्य को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो मेरे बारे में बिना मुझसे राय मशवरा किए फैसला कर ले। यानी मैं अपनी खुद मुख्तारी का दावा पेश कर रहा हूं। तो ये खुद मुख्तारी का दावा पेश करने की मुहिम भी है। हर मुहिम वो सिर्फ अपनी आमदनी, आर्थिक मसलों की नहीं होती है। राज्य से मेरा रिश्ता क्या है, यह इस आंदोलन से तय होगा। राज्य नहीं बताएगा कि तुम्हारा भला किसमें है और किसमें नहीं है। मैं राज्य को बताऊंगा कि उसे कैसे चलना चाहिए। सॉवरेंटी मुझ में है, संप्रभु मैं हूं, संप्रभु राज्य नहीं है मेरे सामने। तो इसलिए यह बिल्कुल ठीक था कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के दिन किसानों ने एकजुटता दिखाते हुए बुद्धिजीवियों
और दूसरे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग उठाई। जी हाँ, ये बिल्कुल आखिरी ठीक सवाल था। अपूर्वा जी, इस समय थोड़ा सा कम है। आखिरी सवाल में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ रही हूँ जो सुन के शुरू में यकीन भी नहीं हुआ, लेकिन तकलीफ भी हुई। मैंने सोचा कि इसको समझा जाए कि आखिर किस तरह की मानसिकता का शिकार हो सकते हैं कम से कम एक सेक्शन जो है किसानों का। ये बात हो रही है गाजीपुर जो एंट्री पॉइंट है वहां पर, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पढ़ रही हूँ जिसमें कि कुछ जामिया के छात्र वहां पहुंचे एकजुटता दिखाने के लिए, सॉलिडारिटी दिखाने के लिए फार्मर्स के साथ, उन्हें वापस लौटा दिया गया। और यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया IANS की कोट करते हुए ये कह रहा है कि एक किसान ने ये कहा कि हम यहाँ पर कुछ छात्र जमा हो गए थे लेकिन हमने उनको वापस लौटा दिया। वो अपनी डफली वगैरह लेकर गाने बजाने आए थे और साथ दे रहे थे इस तरह से करके, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं वो हमारे इस आंदोलन का हिस्सा बने। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब छात्रों की छवि मीडिया ने भारत को तोड़ने वालों के बारे में की तरह की बना दी है, जबकि ये छात्र वे हैं जो हर किसी के साथ जाकर खड़े हो रहे हैं। वो मारुति के मजदूर हों मानेसर में, या वो गरीब किसान हो, या कहीं और का कोई और हो, ये सारे छात्र उनके साथ एकजुटता जाहिर करने जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि एकजुटता के बिना राष्ट्र हो ही नहीं सकता है। लेकिन पिछले 6 वर्षों में ऐसा माहौल बना दिया गया है जिसमें एकजुटता जाहिर करने का मतलब ही है कि आप उसे शक की निगाह से देखिए। वो क्यों आपके साथ एकजुटता जाहिर करने आया है, उसे शक की निगाह से देखिए। तो जो राजनीति इस वक्त देश पर शासन कर रही है वह दरअसल इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांट रही है, और बांट दिया है उसने। मैं 1 मिनट लेके सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त इस देश में जितनी ज्यादा हिंसा है और जितना ज्यादा अलगाव है उतना इन 70 वर्षों में कभी नहीं था। उत्तर पूर्व जल रहा है, मिजोरम त्रिपुरा के बीच में हिंसा है, मेघालय असम नागालैंड के बीच में हिंसा है, टुकड़े में लोग बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि दूसरी जगह के लोग नहीं जा सकते, मध्य प्रदेश में कहा जाता है यहाँ के लोग नहीं आ सकते। तो इस सरकार ने और इस देश ने, इस पार्टी ने जो खुद को राष्ट्रवादी कहती है, उसने दरअसल भारत को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है, और भारत की जनता को भी टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल जो CAA के खिलाफ आंदोलन हुआ उसमें आप कह रही हैं कि बड़ी संख्या में दूसरे लोग उभर निकल कर आए। मैं चाहता था कि बड़ी संख्या में दूसरे लोग निकल कर आए। ये दुर्भाग्य की बात थी कि जब मुसलमान औरतें निकली, उत्तर प्रदेश में मुसलमान जब निकले सड़क पर, उन्हें बेरहमी से उनका दमन किया गया, उनको मारा गया। 22 से ज्यादा लोग मारे गए, कुर्की जब्ती हुई, वे सब मुसलमान थे। और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि उनके पड़ोसी हिंदू ये समझेंगे कि क्यों वे बेचैन हैं। और मुझे इस बात की तकलीफ है कि ये नहीं हुआ। जिस संख्या में होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो आप कह रही हैं उसको किसने समझा? छात्रों ने समझा, छात्रों और नौजवानों ने। तो जामिया के छात्रों, JNU के छात्रों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों, जादवपुर के हों, दूसरी जगहों के हों, वो निकल कर इन प्रतिरोध आए जैसे वो किसानों के पास आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसीलिए यह जरूरी है कि इस देश की जनता के सामने छात्रों को बदनाम कर दिया जाए, बिल्कुल, और ताकि उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी की तरफ पेश विश्वसनीयता कर दिया खत्म हो जाए। अपूर्वा जी, समय मेरे पास समाप्त हो चुका है और मैं तो शक करती हूँ उन लोगों के ऊपर जो खामोश रहते हैं। मैं पूछती हूँ कि इस खामोशी में कौन सा ऐसा जुर्म छिपा है, ना कि वो लोग जो बोलते हैं, जिनको कहा जाता है कि वो टीचर एक्टिविस्ट हैं या लॉयर एक्टिविस्ट हैं, या मेरे जैसे लोगों को कह देते हैं जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट हैं। वो ये समझते हैं कि जैसे ही आप किसी को एक्टिविस्ट कहते हैं उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। मैं वापस ये सवाल उन लोगों के चेहरे पर फेंकना चाहती हूँ जो खामोश रहते हैं, जिनको हम अंग्रेजी में कन्फॉर्मिस्ट कहते हैं, कि जो हर बात पर सत्ता की खामोश रहते हैं या उसके हाथ से हाथ मिलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपूर्वा जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।